हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए कविता और आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनल करना है। देखिए 31 मार्च बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो आप सभी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल करनी होंगी। आज हम कंप्लीट प्रैक्टिकल ये वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से आपको अपनी बुक्स को फाइनलाइज करना है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास बुक्स फाइनलाइजेशन से रिलेटेड क्या होता है कि हमें अपना ओपनिंग स्टॉक वेरीफाई करना होता है। देखिए जो भी लास्ट टाइम पे यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 की बुक्स जब आप लोगों ने क्लोज की होंगी, तो इसकी जो बुक्स की क्लोजिंग फिगर्स हैं 2024-25 की बुक्स की जो क्लोजिंग फिगर्स है, वो फिगर्स आपके पास 1 अप्रैल 25 की क्या बन जाएंगी, ओपनिंग फिगर्स बन जाएंगी। यानी कि जो बैलेंस आपका 31/3/2025 को था आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वही सेम बैलेंस आपका 1 अप्रैल 2025 को होना चाहिए आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। हाँ जी मैम, बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो ये जो फिगर्स हैं, ये फिगर्स सारी आप लोगों ने क्लोजिंग वाली मैच कर लेनी है। अगर इस फिगर के अंदर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो वो आपको सबसे पहले तो सॉर्ट आउट कर लेनी है। ये आपकी जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है, आपने ऑडिटेड बैलेंस शीट को यहाँ पे बेस लेकर के चलना है। अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट उठाओ, अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट से जो आपकी फिगर्स है क्लोजिंग फिगर्स, वो सारी की सारी आप लोगों को मैच कर लेनी है। कैसे मैच करनी है मैं आपको बताती हूँ। देखिए हम लोग आ गए हैं टैली प्राइम पे। यहाँ पे टैली प्राइम में बिजी जिस भी सॉफ्टवेयर में आप लोग अपना डाटा मेंटेन करते हो, वो सॉफ्टवेयर आप लोगों ने ओपन कर लेना है। वहां पे आपको बैलेंस शीट अपनी ओपन करनी है 24-25 फाइनेंशियल ईयर की। 24-25 फाइनेंशियल ईयर की मैंने बैलेंस शीट ओपन कर ली और इसको हमने सारे फिगर्स को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे जब आप सारी की सारी फिगर्स देखेंगे तो हमारे पास कैपिटल का बैलेंस ये आ रहा है, अनसिक्योर्ड लोन है नहीं, जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है ये बैलेंस था, प्रोविजंस ये थे। तो यहाँ पे सभी फिगर्स मुझे शो हो रही हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने जो आपका फाइनल हुई थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो ले लेना है। ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल हुई थी। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे 31 मार्च 2025 को प्रोप्राइटर की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना था, 5353,142 ये बैलेंस था। तो यहीं से आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना जो बैलेंस है टैली के अंदर वो भी चेक कर लेना है। यहाँ बैलेंस कितना है 5353,141.87। तो पॉइंट्स की फिगर्स को आपने नहीं ध्यान देना, क्योंकि हम लोग वहाँ पे राउंड फिगर के अंदर बैलेंस शीट के अंदर लिख देते हैं। इसी तरीके से आप अपनी फिक्स्ड एसेट्स चेक कीजिए 3847,000। अब आपको अपनी फिक्स्ड एसेट्स वहाँ पे चेक करनी है। फिक्स्ड एसेट्स कितनी थी, लेट मी चेक। फिक्स्ड एसेट्स आपकी कितनी थी 3847,000। तो इस तरीके से आपको हर एक फिगर को चेक कर लेना है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो फिगर्स हैं वो ऑडिटेड बैलेंस शीट से मैच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। क्लियर एवरीवन? अब ओपनिंग बैलेंस मैच करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी सेल परचेज मैच कर लेनी है। अगर आप लोगों ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के केस में आप लोगों को जीएसटीआर 1 से अपनी सेल को मैच कर लेना है और जीएसटीआर 2A से अपनी परचेज को मैच कर लेना है। आईटीसी आपका मैच होना चाहिए जीएसटीआर 2B से। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब आप लोगों को जीएसटीआर 1 से अपनी सेल कैसे मैच करनी है और परचेज जीएसटीआर 2A से कैसे मैच करनी है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देती हूँ। सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि सेल कैसे मैच करनी है। सेल मैच करने के लिए आपको अपनी जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। वहाँ पे आपको उस मंथ की रिटर्न ओपन कर लेनी है जिस मंथ की रिटर्न को आप मैच करना चाहते हैं। मंथली इसके अंदर रिकंसिलेशन होगा आपका। यहाँ आपको सर्च के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपके पास आपकी जीएसटीआर 1 आ जाएगी। आप लोगों को डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। देन आपको ऑप्शन मिल जाएगा जेएसएन फाइल डाउनलोड करने का। आपको यहाँ से जेएसएन फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ये जेएसएन फाइल डाउनलोड करने में आपको अप टू 20 मिनट्स का टाइम यहाँ पे मांगेगा। 20 मिनट्स का टाइम लग जाएगा। देन यहाँ से जैसे ही आप 20 मिनट्स के बाद लॉगिन करेंगे और अगेन यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो ये फाइल आप लोगों के पास डाउनलोड हो जाएगी। जब आप 20 मिनट के बाद चेक करेंगे तो आपके पास ये जो फाइल डाउनलोड का ऑप्शन है यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। तो जितने भी मंथ्स हैं आपने सभी की फाइनल डाउनलोडिंग की ऑप्शन वहाँ पे लगा देनी है। देन आप जब चेक करेंगे 20 मिनट्स के बाद तो वो सभी फाइल्स डाउनलोड हो चुकी होंगी। मैंने यहाँ पे फाइल डाउनलोड कर ली है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको एक फोल्डर में सेव कर लेंगे। यहाँ सेव करने के बाद आपने राइट क्लिक करके और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कर देना है। ये फाइल आपकी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ये फाइल हमारी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। देन आपको जाना है टैली पे। टैली प्राइम मैंने ओपन कर ली है। यहाँ से आपने क्या करना है,
डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है, देन आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे जाना है, जीएसटी रिपोर्ट्स पे जाना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा जीएसटी R1 रिकॉन्सिलेशन का। इस पर क्लिक करने के बाद आपको उसी मंथ की जीएसटी रिटर्न निकालनी है जिस मंथ का आपने डेटा अभी एक्सट्रैक्ट किया था। मैंने उस मंथ की जीएसटी रिटर्न यहाँ से ओपन कर ली। देन आपको यहाँ पे इंपोर्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से वो फाइल आप लोगों ने जीएसटी रिटर्न पे जाना है। जो आप लोगों ने फाइल अभी ओपन की थी उसका पाथ आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। देखिए ये हमारे पास फाइल थी, यहाँ पे इस फाइल को आपने सिलेक्ट करके ऊपर से आपने Ctrl+C प्रेस कर लेना है। पाथ आप लोगों को सिलेक्ट हो जाएगा। पाथ सिलेक्ट करने के बाद आपने वापस से अपने टैली प्राइम पे आ जाना है। यहाँ स्पेसिफाई पाथ पे जाके ये पाथ आप लोग कॉपी कर देंगे, Ctrl+A कर देंगे। ये JSON फाइल आपको लेना है और यहाँ पे इंपोर्ट कर देनी है। ये डाटा आप लोगों का इंपोर्ट हो जाएगा। ये देखिए ये आपके पास डाटा जो है प्रॉपरली रिकंसाइल हो गया। 4 बिल आपके पास एक्सपोर्ट के थे और 4 ही बिल आपके पास यहाँ पे आ गए हैं। ये सभी डाटा आपके क्या है, रिकंसाइल हो चुके हैं। यहाँ डाटा रिकंसाइल्ड आ रहा है। अगर बाय चांस कोई डाटा रिकंसाइल्ड नहीं होता किसी भी मंथ में तो वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। एज इट इज आप यहाँ से GSTR 2A रिकंसिलेशन कर सकते हैं, बट मंथ वाइज आपको ये रिकंसिलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि हमने सेल और परचेज को रिकंसाइल किस तरीके से करना है। मंथली आपको हर एक डाटा इंपोर्ट करना है और रिकंसाइल करना है। आपको 2A का डाटा कैसे इंपोर्ट करना है वो मैं आप लोगों को ऑनलाइन GSTR पोर्टल पर बता देती हूँ। हम यहाँ से आ गए हैं GSTR पोर्टल पे। GST पोर्टल पे जाने के बाद आपको यहाँ 2A के ऊपर यहाँ डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपके पास JSON सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जनरेट JSON पे आपने क्लिक कर देना है और 20 मिनट्स के अंदर ये फाइल्स भी आप लोगों की आ जाएंगी। जैसे ये सारी फाइल्स आपकी डाउनलोड हो जाएंगी आपने मंथली बेसिस पे इसको भी टैली प्राइम में इंपोर्ट कर लेना है और अपना डाटा आप लोग रिकंसाइल कर सकते हैं। तो सेल परचेज को कैसे मैच करना है वो हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है अपना फॉर्म 26AS, AIS और TIS। अब फॉर्म 26AS, AIS, TIS किस तरीके से वेरीफाई करना है, देखिए जो भी आप लोगों का TDS डिडक्ट होता है उस TDS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपकी 26AS में रिफ्लेक्ट होती है, AIS और TIS में रिफ्लेक्ट होती है। तो जो भी आपकी हो सकता है SFT की ट्रांजेक्शन्स भी उसमें हो AIS के अंदर। अब SFT की ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होती हैं। यानी अगर आपने कोई भी हाई वैल्यू कैश ट्रांजेक्शन्स की, बहुत ज़्यादा कैश डिपॉजिट किया तो वो भी आपको कंसीडर करना है। अब अगर बहुत ज़्यादा कैश डिपॉजिट हुआ है तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कीजिए क्या एक्चुअल में आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी सेम बोल रहे हैं कि आपका इतना कैश डिपॉजिट हुआ था या नहीं बोल रहे हैं। तो आप लोगों को वेरीफाई करना है कि इतना बड़ा डिफरेंस किस वजह से आ रहा है। आप लोगों ने कोई प्रॉपर्टी परचेज की या आप लोगों ने कोई व्हीकल परचेज किया जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है, या आपका कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है, कोई अदर आपकी TDS सोर्स से इनकम आ रही है, तो आपने कैलकुलेट करना है कि अगर आपका जो इनकम सोर्स AIS के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 30 लाख के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपका TDS डिडक्ट हो रहा है, लेकिन आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या कह रहा है, आपने जो TDS डिडक्ट हुआ 30 लाख के ऊपर, 30 लाख की आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोगों ने जस्ट अपनी 28 लाख की इनकम दिखाई हुई है। तो आपके पास यहाँ पे TDS ज़्यादा अमाउंट पे डिडक्ट किया जा रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका डिफरेंस है 26AS, AIS, TIS में और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो यहाँ से डिस्क्रिपेंसीज अराइज हो सकती हैं। हाँ, यहाँ पे अगर आपका कम है, TDS कम पे है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने ज़्यादा लिया हुआ, दैट इज़ नॉट एन इशू, वहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। लेकिन TDS ज़्यादा पे है और प्रॉफिट एंड लॉस में आपने कम दिखाया हुआ है तो उसके अंदर इशू आ जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ आपको 26AS, AIS, TIS किस तरीके से मैच करना है और कंप्लीट डिटेल के अंदर आपको इसको मैच करना ज़रूरी है। वरना ध्यान रखिएगा जो आपका AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही वो नोटिस आपका जनरेट हो जाएगा। जब आपने 26AS, AIS, TIS मैच करना है तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे ई फाइल पे, इनकम टैक्स रिटर्न्स पे, देन व्यू फॉर्म 26AS पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट 26AS पे क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर आपका हो जाएगा 26-27। HTML व्यू एंड डाउनलोड एक्सपोर्ट एज PDF पे आप लोग क्लिक कर देंगे। देन ये PDF आप लोगों के पास जनरेट हो जाएगी। जब आप इस PDF को देखेंगे तो इसमें देखिए अलग अलग सेक्शंस में आप लोगों के TDS डिडक्ट हो रहे हैं। तो ये सारा आपने कैलकुलेशन करनी है
जितनी आपकी इसमें इन बिजनेस इनकम आई है वो बिजनेस इनकम आपने अलग से कैलकुलेट करनी है। अगर कोई आपका डिविडेंड आया है, इंटरेस्ट आया है, ये सब चीजें आपने देखनी है कि बिजनेस से रिलेटेड कौन कौन से सेक्शंस के अंदर आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, वो सभी आपने अपने पीएनएल के अंदर कंसीडर करने हैं। तो बहुत अच्छे से आपने अपने 26 को यहाँ पे कंसीडर कर लेना है। इसके बाद आप लोगों ने एआईएस टीआईएस को वेरीफाई करना है। वापस हम लोग अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एआईएस पे क्लिक कर देना है। एआईएस पे क्लिक करने के बाद ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जाएंगे एआईएस पे, इधर आपको क्लिक करना है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 का हम यहाँ चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास देखिए टीडीएस से रिलेटेड जितनी ट्रांजेक्शन थी वो आपको शो कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बिजनेस रिसीट्स 194C में जो आपके टीडीएस डिडक्ट हो रहे हैं वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं। एसएफटी ट्रांजेक्शंस आपके पास अगर कोई है तो वो आ जाएंगी। पेमेंट ऑफ टैक्सेस से रिलेटेड आ जाएगा, डिमांड एंड रिफंड से रिलेटेड आ जाएगा। तो ये सभी चीजें आप लोगों को चेक कर लेनी है बड़े ध्यान से। और डिमांड एंड रिफंड में भी आप चेक कीजिएगा, अगर कोई रिफंड आप लोगों को मिला है लास्ट ईयर का तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट आपके पास आया वो भी आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जरूर कंसीडर करना है। एक्चुअल में जितना रिफंड बनता था, जितना आपके पास क्रेडिट हुआ, उसमें जो एक्सेस आपके पास क्रेडिट हुआ, जैसे इनके पास 2,63,000 क्रेडिट हुआ। क्लियर? आप आईटीआर में देख लीजिए कितना क्रेडिट होना चाहिए था। जो एक्सेस होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। ये इंटरेस्ट भी आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि आरसीएम रिलेटेड अगर कोई भी खर्चा आप लोगों ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया है तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है आपने उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी पे कर दिया हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने फ्रेट के कोई भी एक्सपेंसेस शो किए। क्लियर? आप लोगों ने फ्रेट के कोई भी एक्सपेंसेस शो किए हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आप लोगों को जीएसटी पे करना पड़ता है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई भी लीगल फीस पे की है, लीगल फीस पेज टू एडवोकेट, एडवोकेट को जो भी लीगल फीस आप पे करते हो ना उसके ऊपर आरसीएम लगता है। अगर आप लोगों ने लीगल फीस पे टू एडवोकेट शो की है तो ध्यान रखिएगा आप लोगों को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर कोई स्पेसिफिक सर्विसेज आप ले रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन पे जिस पे आरसीएम एप्लीकेबल होता है तो वो आप लोगों को पे करना पड़ेगा। जीटीए सर्विसेज पे तो 100% करना ही पड़ेगा। तो आप लोगों ने ऐसे कोई भी खर्चे या तो शो नहीं करने हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और अगर शो हो रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आप लोगों को चेक करना है जीएसटी पोर्टल पे कि क्या आपने उन एक्सपेंसेस के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे कर दिया है या नहीं किया है। अब चेक कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। चेक करने के लिए आपको आ जाना है अपने जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल पे आने के बाद आप जाएंगे सर्विसेज पे, यहाँ से आप लोगों को जाना है रिटर्न्स पे, देन आप लोग जाएंगे टैक्स लायबिलिटीज एंड आईटीसी कंपैरिजन पे। यहाँ आने के बाद आप लोगों को अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लेना है। 25-26 सर्च के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। देन आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज। यहाँ आप देखेंगे कि आपने 3B के अंदर जो रिवर्स चार्ज की लायबिलिटीज पे की है, यहाँ टैक्स की बात हो रही है सिर्फ। आपने 3B के अंदर जून के अंदर टैक्स पे किया है 1750 का, अगस्त में पे किया है, अक्टूबर में पे किया है, और 2B के अंदर भी सेम अमाउंट के आपके रिफ्लेक्ट कर रहे थे। जीटीए देखो, जीटीए अगर आप लोगों अपनी रिटर्न फाइल करता है तो वो अपनी जीएसटीआर 1 में डालता है कि मैंने फलाने पर्सन को अपनी फ्रेट की सर्विसेज दी और जो पर्सन है वो आप लोगों को जीएसटी पे करेगा आरसीएम बेसिस पर। तो जनरली जीटीए की जो सर्विसेज है वो यहीं पे आप लोगों को शो हो जाएंगी। या अदर कोई पर्सन अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो उसमें अपनी जीएसटी रिटर्न में ही शो कर रहा है कि सामने वाला पर्सन इसके ऊपर जीएसटी पे करेगा, तो वो आप लोगों को यहाँ पे 2B में रिफ्लेक्ट हो जाती है और आप लोगों को 3B के अंदर पे करनी होती है। तो आपने यहाँ पे चेक कर लेना है कि आप लोगों ने कौन कौन से रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे किए हुए हैं। अगर आपने टैक्स पे किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपने एक्सपेंसेस पीएनएल में शो कीजिए। नहीं किया हुआ है तो वो खर्चे आप लोगों को पीएनएल में शो नहीं करने हैं, ध्यान रखना है इस बात का। इसके बाद आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ एक चीज़ों का और ध्यान रखना है। आपको ये देखना है कि कोई भी ब्लॉक्ड क्रेडिट तो नहीं है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यानी कि ऐसे कोई मोटर व्हीकल्स तो नहीं है जिनका क्रेडिट ब्लॉक्ड है सेक्शन 17(5) के अंदर और वो आप लोगों ने आईटीसी उसका क्लेम कर लिया हो, या कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर्स हो जिसका आईटीसी आपने क्लेम किया हुआ, या फूड और बिवरेजेस जिनका आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते, आपने उनका आईटीसी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लेम कर लिया, क्लब मेंबरशिप फीस का आईटीसी आप लोगों ने क्लेम कर लिया। तो ऐसे कोई भी आईटीसी जिनको आप क्लेम नहीं कर सकते हैं
वो आपने चेक करने हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अगर आपने कोई ऐसे एक्सपेंसेस शो किए हैं, आपने कोई कैपिटल एसेट शो की है जिसके एक्सपेंसेस आप जिसके आईटीसी आप लोगों को अलाउड नहीं थे, वो आईटीसी अगर आप लोगों ने क्लेम कर लिए हैं तो उससे रिलेटेड आपको नेसेसरी स्टेप लेने पड़ेंगे। वो आईटीसी आप लोगों को रिवर्स कर देना पड़ेगा अपने जीएसटी पोर्टल पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन से रिलेटेड। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन आपको एज पर इनकम टैक्स एक्ट करना है, बट अगर आप कंपनी है तो कंपनी एक्ट के हिसाब से आप लोग डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे। जो डेप्रिसिएशन है आपने कैसे कैलकुलेट करना है, अगर एसेट आपकी लेस देन 180 डेज यूज हुई है तो सिर्फ 50% डेप्रिसिएशन का रेट आप लोगों पे लगेगा। अदरवाइज आपको जो भी रेट है वो 100% ही लगाना है। अगर 181 दिन भी हुए हैं तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो भी आपने एसेट परचेज की, आपने कोई भी अगर नई एसेट परचेज की है तो उसको पुट टू यूज करने तक के जितने भी खर्चे हैं, पुट टू यूज करने तक के जितने भी खर्चे हैं वो एसेट के वैल्यू के अंदर ही ऐड हो जाएंगे। वो पैसे एसेट की वैल्यू के अंदर ही आप लोगों को ऐड कर देने। फॉर एग्जांपल एक मशीनरी आपने लगाई, मशीनरी थी 10 लाख की, और उसको इंस्टॉल करने के लिए जो आपने खर्चा किया वो किया 50,000 का, और उसमें कुछ एक इक्विपमेंट्स भी लगे, जो अदर इक्विपमेंट्स भी आए उसको इंस्टॉल करते टाइम, वो भी आए 50,000 के। तो जो आपकी मशीनरी की यहाँ वैल्यू मानी जाएगी वो 11 लाख रुपए मानी जाएगी, क्योंकि एसेट को पुट टू यूज करने से पहले ही आप लोगों ने 11 लाख रुपए खर्च कर दिए, जिसमें से 10 लाख रुपए तो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी, 50,000 इंस्टॉलेशन का खर्चा आया, 50,000 कुछ ऐसे पार्ट्स का खर्चा आया जो कि उसके ऑपरेशन के लिए जरूरी थे। तो डेप्रिसिएशन जो यहाँ पे लगेगा 11 लाख रुपए पे लगेगा। दूसरी आपने एक चीज और ध्यान रखनी है, हो सकता है उस एसेट के ऊपर आप लोगों को आईटीसी अलाउड ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मोटर व्हीकल्स है, मोटर व्हीकल आप लोगों ने लिया, आप लोगों ने 15 लाख की कोई भी एक गाड़ी ली, क्लियर। अब उस 15 लाख की गाड़ी के ऊपर जो ये 15 लाख है ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, ये इंक्लूडिंग जीएसटी है। तो आप लोगों को डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है, इस इंक्लूडिंग जीएसटी के अमाउंट पर लगाना है या जीएसटी सेपरेट करके उस अमाउंट पे आप लोगों को डेप्रिसिएशन लगाना है। देखिए यहाँ पे ना हमने इस अमाउंट के अंदर आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट इंक्लूड है, क्लियर। और आईटीसी हम लोगों ने क्लेम भी नहीं किया, आईटीसी हम लोगों ने क्लेम नहीं किया क्योंकि आईटीसी सेक्शन 17(5) के अंदर ब्लॉक्ड था, इसलिए मैंने क्लेम नहीं किया। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा, अगर हमने आईटीसी क्लेम नहीं किया है तो डेप्रिसिएशन सेम इसी अमाउंट पे हम लोगों को लगाना है। बट यहीं पे अगर कोई दूसरी एसेट होती, फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए की एक एसेट है, ठीक है, और इसके ऊपर आईटीसी जो था वो 36,000 था, यानी टोटल वैल्यू जो थी एसेट्स की वो कितनी थी, 2,36,000 रुपए। तो यहाँ पे हमने इसका आईटीसी क्लेम कर लिया, इसका आईटीसी हमारे लिए अवेलेबल था, इस वाली एसेट्स का आईटीसी हमारे लिए अवेलेबल था, ये 36,000 हमने क्लेम कर लिया। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, यहाँ डेप्रिसिएशन 2 लाख पे लगेगा। फिर से मैं बता रही हूँ आपको, अगर कोई ऐसी एसेट है जिसका डेप्रिसिएशन आप लोगों ने क्लेम नहीं किया तो उसमें डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगेगा, उसमें डेप्रिसिएशन इनवॉइस वैल्यू पे लगेगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस में जो भी आपका आईटीसी है दोनों को मिला करके इनवॉइस वैल्यू टोटल वैल्यू पे आपका लगेगा। बट अगर आईटीसी आप लोगों ने क्लेम कर लिया तो जो टैक्सेबल वैल्यू है उसी पे आपने डेप्रिसिएशन क्लेम करना है। क्लियर हो गई आपको मेरी बात। और हाँ, डेप्रिसिएशन रेट्स की बात जरूर ध्यान रखिएगा, रेट्स आप लोगों को चेक कर लेने हैं कि फर्नीचर के ऊपर जैसे 10% है, बिल्डिंग के ऊपर 10% है, और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आप लोगों का डेप्रिसिएशन 15% है। तो ये सारे रेट्स आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि रेट्स क्या है। आप एक काम कर सकते हैं, अपनी जो ओपनिंग बैलेंस शीट है यानी जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है उसमें आप चेक कर सकते हैं कि कौन से रेट्स आप लोगों के ऑडिटर ने लगाए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे टीडीएस डिडक्टेड। अब आपने जो पीछे चेक किया था उसमें ऐसे अमाउंट्स थे जहां एआईएस टीआईएस में हमारा टीडीएस किसी ने डिडक्ट किया था। बट अब अगर हम बात करें, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी आपने कई ऐसे एक्सपेंस शो किए होंगे। आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जब शो करोगे तो आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, या आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मान लीजिए, यहाँ पे आपने बहुत से एक्सपेंडिचर दिखाए होंगे। यहाँ पे आपने प्रोफेशनल फीस शो की होगी, यहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्टर को पैसे पे किए होंगे, यहाँ पे आपने रेंट भी पे किया होगा, इसमें आपने कमीशन भी पे किया होगा। अब अगर आप किसी को 1 लाख पर मंथ का रेंट दिखा रहे हो यानी 12 लाख रुपए का रेंट दिखा रहे हो तो ऑब्वियसली रेंट के ऊपर आपको टीडीएस जमा करवाना जरूरी है।
कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट आप कर रहे हो, एग्रीगेटली आपने 1 लाख से ज़्यादा की पेमेंट की साल में, तो आपको जो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट है उसके ऊपर भी टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है। तो आप लोगों ने ये देखना है कि अगर किसी सिंगल पर्सन को स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो तो आप लोगों ने भी टीडीएस के सेक्शन जो है वो देखने हैं। क्या आपने किसी का टीडीएस डिडक्ट करना है? अगर आपका P&L बोलता है कि आपने किसी भी पर्सन को एक लिमिट से ज्यादा एक्सपेंसेस पे किया, प्रोफेशनल फीस आपने 70,000 की पे कर दी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा प्रोफेशनल फीस के ऊपर। मेरी बात समझ में आ गई? तो आप लोगों के पास ऐसा कोई भी खर्चा है जिसके ऊपर टीडीएस की इम्प्लीकेशंस अप्लाई होते हैं, तो आप लोगों ने उस चीज का ध्यान रखना है और आपने जो भी आपकी पार्टी है उसका टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है। अदरवाइज आप लोगों को जो लिमिट है, लिमिट देखनी पड़ेगी कि स्पेसिफाइड लिमिट कितनी है उस सेक्शन के अंदर। अगर आप टीडीएस से रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो मैं कंप्लीट सीरीज डाल रही हूँ अभी टीडीएस की अपने यूट्यूब चैनल पे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। टीडीएस के सभी सेक्शंस आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, नोट्स भी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। टीडीएस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हो तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जीपी रेशो एंड एनपी रेशो एनालिसिस। जीपी रेशो और एनपी रेशो का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम जीपी रेशो और एनपी रेशो को कैसे एनालाइज करें? देखिए यहाँ पे ना मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाती हूँ। हम अपने टैली प्राइम पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस सिलेक्ट कर लेना है, देन आपको ऑल्ट सी करके यहाँ पे पिछले साल की अकाउंटिंग भी साथ में कंपेरिजन करने के लिए ओपन कर लेनी है। F12 प्रेस करके आपको परसेंटेज यहाँ पे निकाल लेनी है। अब देखिए आप यहाँ पे अगर क्रॉस, ये हमारी फाइनलाइज्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं 2 साल की। आप यहाँ पे देखेंगे पिछले साल जो हमारा नेट प्रॉफिट था वो 17.2% था, जबकि इस साल हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो 17.10% है, यानी थोड़ा बहुत हमने आसपास का वेरिएशन किया। आप सोचो अगर यहीं पे मैंने अपने जीपी रेशो और एनपी रेशो में एक अनएक्सपेक्टेड चेंज में कर देती, यहाँ पे 17% था, मैं एकदम से 7% पे ले आती, या एकदम से मैं 27% पे 30% पे ले जाती, तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स ऑफिसर की नज़रों में हमारे क्लाइंट का केस ओपन हो जाता। किस वजह से केस ओपन होता कि एक अनएक्सपेक्टेड हाइक आप दे रहे हो अपने क्लाइंट के प्रॉफिट में, या फिर एक अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज आप कर रहे हो अपने क्लाइंट के प्रॉफिट के अंदर। ऐसा आपने नहीं करना है। जो भी आपका लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, उसको आप एनालाइज करो और उसके आसपास की ही रेशो आप लोग मेंटेन करके चलो। सिर्फ रेशो ही नहीं, आप लोगों ने उसके आसपास के खर्चे भी यहाँ पे मेंटेन करने हैं। ऐसा नहीं है कि एक साल में, जैसे यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, एक साल के अंदर आपका 1,51,000 था, यहाँ पे 1,74,000 है। अब यहाँ पे कंसल्टेंसी फीस की हमने पे की थी, लेकिन उसके बाद हमने टेक्निकल पर्संस जो है वो अपने अपॉइंट कर लिए। पहले हम बाहर ये फीस पे कर रहे थे, बाद में अपने अपॉइंट कर लिए, लेकिन आप देखेंगे आसपास का ही ये खर्चा है। ऐसा नहीं कि एकदम बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड कुछ चेंज आ रहा है। क्लियर? हाँ, हो सकता है खर्चे ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक साल के अंदर आपने 20 लाख सैलरी दी, सेल आपके आसपास आ रही है, और अगले साल सेल आसपास की है लेकिन आप लोगों ने 45 लाख की सैलरी दे दी। 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 जो एक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं वो आप लोगों के मतलब हजम होने वाली जो बात होती है वो बात तो ठीक है, लेकिन आपने अनएक्सपेक्टेड ऐसा कुछ भी नहीं दिखाना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। जो पिछले साल खर्चे किए थे उसी से रिलेटेड एक्सपेंडिचर आप देखो कि इस साल आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है? कोई एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ के रिगार्डिंग आपके पास नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है। क्लियर? नाउ यहाँ पे आप लोगों ने जो जीपी रेशो है, जीपी रेशो भी चेक करनी है कि जीपी रेशो कितनी है। एनपी रेशो भी आप लोगों ने चेक कर लेनी है, एनपी रेशो कितनी है। अब देखिए जब मैं जीपी रेशो की बात करूँ, पिछले साल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा था, लेकिन इस साल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा कम है, नेट प्रॉफिट हमारे पास आसपास का आया। अब ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर फर्क क्यों पड़ा? पिछली बार हमने ट्रेनिंग वर्कशॉप जो थी उसके एक्सपेंसेस किए थे 3,57,000 के, लेकिन अब हमारा स्टाफ जो है वो पिछले वाला ही था, तो ट्रेंड हो चुका था, इसलिए हमें ट्रेनिंग एक्सपेंस नहीं करने पड़े। तो एक्सप्लेनेशन है हमारे पास कि ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों का इस बार चेंज क्यों हुआ इतना ज़्यादा। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई एक्सप्लेनेशंस हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक्सप्लेनेशन नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की आसपास की रेशोज ही बना करके रखो, बहुत ज़्यादा उसके अंदर चेंज नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे हम अपना सारा डाटा पिछले साल की बैलेंस शीट के साथ, यानी पिछले साल की बैलेंस शीट जो थी उसमें क्या क्या चीज़ें थी,
कौन से ऐसे डेटर्स हैं जो पिछले साल भी पेंडिंग थे और इस साल भी पेंडिंग है, ये आप लोगों ने जरूर देखने हैं। यानी कि कोई ऐसे बैड डेट्स तो नहीं है, कोई डेटर्स है जिसने पिछले साल भी हमें 50,000 रुपये पे करने थे और अभी भी वो 50,000 पे ही है, यानी कि उसने अभी तक पैसा पे नहीं किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बैड डेट्स हो गया, या कोई ऐसे क्रेडिटर्स हमारे हो जिसका हमने पैसा पे करना था पिछली बार भी और अब भी पे नहीं कर रहे हैं, क्या कैश में तो कोई सेटलमेंट नहीं कर दी या फिर उसने हमें कोई डिस्काउंट दे दिया हो, तो ये चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर से चेक कर लेनी है। तो पिछले साल का सारा डाटा आप लोग कंपेयर करके चलेंगे। नाउ डेटर्स और क्रेडिटर्स के बैलेंस के वेरिफिकेशन जरूर कर लेना, यानी कि हमारा जो डेटर्स क्रेडिटर्स का लेजर है, हमारा लेजर जो बोल रहा है वही सामने वाले का लेजर भी बोले। जैसे कि आपने राम से 5 लाख रुपए लेने हैं, आपने राम से 5 लाख रुपए लेने हैं। अब राम का जो खाता है, राम का खाता क्या बोलेगा कि आप उसके क्रेडिटर हो, आप उसके क्रेडिटर हो। श्याम को इसने पैसा देना है 5 लाख, और यहाँ पे राम का खाता क्या बोलेगा कि उसने श्याम से 5 लाख रुपए लेने हैं। मेरी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? यानी सेम चीज दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आनी चाहिए। अगर एक ये शो कर रहा है कि इसने पैसा देना है और दूसरा ये शो करेगा कि हमने इससे पैसा लेना है, तो सेम चीज हमारी यहाँ पे शो हो रही है। इसलिए आपने क्या मंगवाने हैं उनसे, आपने उनसे लेजर बैलेंसेस मंगवाने हैं, अपने डेटर से भी अपने क्रेडिटर से भी, और उन लेजर्स को मैच कर लेना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से कि क्या एक्चुअल में वो जो बैलेंस दिखा रहे हैं हमारा बैलेंस सेम है। आपने सारा रिकंसाइल कर लेना है। अगर आपके बैलेंसेस सेम है तो कोई भी इशू नहीं है, बैलेंसेस सेम नहीं है दैट मीन्स कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आप लोगों को उनसे डिस्कस करके उसको सॉर्ट आउट करवाना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंक रिकंसिलेशन की। बैंक रिकंसिलेशन में डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि कुछ एक ऐसे चेक्स होते हैं जो प्रेजेंट नहीं हुए होते, कुछ ऐसे चेक होते हैं जो हमने डिपॉजिट करवा दिए लेकिन क्लियर नहीं हुए, कोई बैंक चार्जेस होते हैं जो कि बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं हो पाए। तो ये सारी रिकंसिलेशन आप लोगों ने कंप्लीट कर लेनी है अपनी बैंक बुक निकलवा करके। ये सारी आप डाटा दिखा दो, और अगर आपके कोई ऐसे चेक्स हैं तो उसको चेक इन हैंड या फिर चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड, इस टाइप से आप उसको अपनी बैलेंस शीट के अंदर शो कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है लोन रीपेमेंट शेड्यूल। अगर आप लोगों ने किसी भी तरीके का कोई लोन लिया हुआ है बैंक से, क्लियर, तो उस लोन का आप लोगों को रीपेमेंट शेड्यूल मिल जाएगा। वो रीपेमेंट शेड्यूल आपने लेना है जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, प्रिंसिपल की रीपेमेंट है, क्लोजिंग बैलेंस है लोन का, वो आपको प्रॉपरली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना है। ध्यान रखिएगा जो आपका लोन रीपेमेंट शेड्यूल है, जितना इंटरेस्ट वो बोल रहा है उस और जितना क्लोजिंग बैलेंस आपके रीपेमेंट शेड्यूल में आ रहा है, वही आपको क्लोजिंग बैलेंस लेकर के चलना है अपने बैलेंस शीट के अंदर। आप लोगों के रीपेमेंट शेड्यूल प्रॉपरली एंटर्ड होने चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ टैली में ये कैसे एंटर्ड होंगे। जैसे आपने किसी भी लोन का अगर यहाँ पे रीपेमेंट शेड्यूल डाला तो इस तरीके से आपने अपने सारे रीपेमेंट शेड्यूल्स जो वो एंटर कर देने, इंटरेस्ट आपको डाल देना है, इस तरीके से आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये आप लोगों ने खास तौर पे ध्यान रखना है कि आपने प्रॉपरली हर एक लोन का इस तरीके से आपने रीपेमेंट शेड्यूल जो है वो एंटर कर देना है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा अगर कोई भी इनिशियल एक्सपेंसेस आपने किए फिक्स्ड एसेट्स पे, या ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हो और स्टार्टिंग का अगर कोई भी खर्चा हुआ, जैसे हमने इंस्टॉलेशन के खर्चे की बात की थी, इसके अलावा जैसे ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस यहाँ दिया हुआ है, ट्रायल रन एक्सपेंस हो गया, कोई प्रोफेशनल फीस हो गई इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, ऐसे कोई भी खर्चे अगर होते हैं पुट टू यूज से पहले के, तो वो आप लोगों को फिक्स्ड एसेट्स के खर्चे में इंक्लूड कर देने हैं, और डेप्रिसिएशन भी आपके पास टोटल एक्सपेंसेस के ऊपर ही लगेगा। एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, नोट्स भी मैं आप लोगों को ये शेयर कर दूंगी ग्रुप के अंदर, जो अकाउंट फाइनलाइजेशन से रिलेटेड नोट्स है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखिए, अगर आप लोगों ने सैलरी दिखाई, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की जो मार्च की सैलरी है वो आप लोग कब पे करते हो? वो आप लोग अप्रैल में पे करते हो, तो अप्रैल 26 में आपकी सैलरी पे होगी अगर वो मार्च 26 की है तो। अब आप लोगों ने क्या किया, जब 31 मार्च 2026 की मैं बात करूंगी, तो ये वाली जो सैलरी है, ये सैलरी आप प्रॉफिट एंड लॉस में तो दिखाओगे, बट कहीं ना कहीं यही सैलरी बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग में तो दिखाओगे ना, क्योंकि ये खर्चा तो हुआ है। ये जो सैलरी है मार्च 2026 की, इसके आपने एक्सपेंसेस तो किए हैं, बट ये एक्सपेंसेस आपने 31 मार्च 2026 तक पे नहीं किए, ये आप लोगों ने पैसा पे
नहीं किया। अब पे नहीं किया, दैट मीन्स बैलेंस शीट में ये पैसा क्या होगा, आउटस्टैंडिंग होगा। आप लोग एंट्री क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख की आपकी सैलरी है, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 5 लाख रुपीज। अब ये जो सैलरी है, ये सैलरी आपको कहाँ शो कर देनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के यहाँ डेबिट साइड पे टू सैलरी 5 लाख रुपए की। क्लियर। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ चली जाएगी, जो बैलेंस शीट आप बनाएंगे, जो आप बैलेंस शीट बनाएंगे उसकी लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहाँ पे आ जाएंगे 5 लाख रुपए। और जब कल को आपने ये पैसा पे कर दिया, अभी जो आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला पैसा है ये आप कल को पे तो करोगे ना, जब आप कल को ये पैसा पे करोगे तो आपके पास एंट्री क्या बन जाएगी, आपके पास एंट्री बन जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट जिससे भी वो पैसा आपने पे कर दिया। इस तरीके से आउटस्टैंडिंग सैलरी आप लोगों को शो करनी है। क्लियर हो गई आप लोगों को मेरी बात? हाँ जी मैम। नाउ अब हम बात करते हैं एडवांस टैक्स पेड की। अगर आप लोगों ने एडवांस एक्सपेंसेस पे किए हैं कोई भी, अब अगर आप एडवांस एक्सपेंसेस पे करते हो तो ये भी आप लोगों को शो तो करने होंगे ना। जैसे आपने 31 मार्च को बताया कि ये एक्सपेंसेस हमारे आउटस्टैंडिंग है, जैसे सैलरी एक्सपेंस है, ऑडिट एक्सपेंस तो ऑलवेज आउटस्टैंडिंग होता है। आप लोग 31 मार्च को उसकी एंट्री तो डाल दोगे, लेकिन ऑडिटर को तो बाद में पे करते हैं, ऑडिट ही बाद में होती है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गए, वट एवर, कोई भी प्रोफेशनल फीस एक्सपेंसेस पेएबल हो सकता है, कुछ भी पेएबल में हो सकता है। तो आउटस्टैंडिंग जितने भी, अच्छा इंटरेस्ट का आउटस्टैंडिंग हमेशा ध्यान रखना। जो आप लोग लोन के रीपेमेंट शेड्यूल डालते हो, जो आप लोन के खर्चे दिखाते हो, वो सभी आउटस्टैंडिंग के अंदर होते हैं। इंटरेस्ट, जैसे आपने 7 मार्च तक का कोई भी लोन दिखाया कि 7 मार्च को आपका इंटरेस्ट जा रहा है, 7 मार्च से लेके कब तक का इंटरेस्ट जाएगा अगली बार, 7 अप्रैल तक का या 6 अप्रैल तक का लगा लो। क्लियर। अब आपका जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अभी पेंडिंग है वो 7 मार्च तक से 31 मार्च तक का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अभी पेंडिंग है। तो ये इंटरेस्ट आप कहाँ दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में दिखाएंगे। मेरी बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक आप लोगों को। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस की। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? देखिए, अगर कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो ऑलरेडी आप पे कर चुके हो, जैसे कि आप लोगों ने इंश्योरेंस का पैसा पे किया, आप लोगों ने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया, स्टॉक अपना इंश्योर करवाया, इंश्योरेंस लिया उसका। क्लियर। आप लोगों ने जो इंश्योरेंस लिया वो लिया 1 जनवरी 2026 को, 1 जनवरी 2026 को लिया। 1 जनवरी 2026 से आपने कब तक का लिया, 31 दिसंबर 2026 तक लिया। क्लियर। अब हम बात कौन से फाइनेंशियल ईयर की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 1/4/2025 से 31 मार्च 2026 तक। जब देखिए इंश्योरेंस आपने कहाँ तक का लिया हुआ है, इंश्योरेंस तो मैम हमने लिया हुआ 31 दिसंबर 2026, जबकि फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 31 मार्च 2026 तक का। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आपके पास ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपने जो इंश्योरेंस यहाँ पे किया है वो इंश्योरेंस आपका दिसंबर तक पे हो गया, जबकि हमें कैलकुलेशन तो चाहिए सिर्फ मार्च तक। तो जो इंश्योरेंस था वो अप्रैल से लेकर के यानी 1/4/26 से लेकर के 31/12/26 तक, यहाँ तक का इंश्योरेंस आपका क्या हो गया, यहाँ तक का इंश्योरेंस आपका प्रीपेड हो गया, यहाँ तक का इंश्योरेंस आपका प्रीपेड हो गया, यानी कि ये पैसा आपका एडवांस में पे हो गया। अब ये आपका, आप लोग क्या करते हैं, मैंने कईयों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखे हैं ऑडिट के टाइम पे, जो अकाउंटेंट्स लेकर के आते हैं वो लोग करते क्या है, जितना इंश्योरेंस पे किया ना, आंख बंद करके, जितना भी इंश्योरेंस पे किया आंख बंद करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देते हैं जी टू इंश्योरेंस एक्सपेंस। क्लियर। या फिर कोई आप लोगों ने ऐसा अदर खर्चा पे कर दिया तो यहाँ पे जस्ट P&L के अंदर खर्चा डालते हैं और खत्म। ऐसा नहीं करना, आपने देखना है कि अगर कोई ऐसा खर्चा है जो बाद तक का आप लोगों का चल रहा है तो आप लोगों को उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंदर एंटर करना जरूरी है। अब इसकी एंट्रीज आप लोगों को कैसे करनी है, एंट्रीज आप लोगों को ऐसे करनी है दैट प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट
डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर? आप लोगों ने पहले कोई भी एक्सपेंस किया होगा, मैं इसको शुरुआत से आप लोगों को बता देती हूँ, इसको आप हटा दीजिए ज़रा। फॉर एग्जाम्पल जो आपने इंश्योरेंस लिया वो 12,000 का लिया था। कितने का इंश्योरेंस लिया? 12,000 का। ठीक है मैम, तो आप लोगों ने एंट्री क्या की? इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आप लोगों ने एंट्री की होगी। इंश्योरेंस एक्सपेंस 12,000, बैंक अकाउंट 12,000, पहली एंट्री आप लोगों के लिए ये हो गई। बट प्रॉब्लम वहीं पे आई। प्रॉब्लम क्या आई आप लोगों के पास कि ये जो 12,000 की एंट्री आप लोगों ने की, क्या ये 12 के 12,000 इसी साल से रिलेटेड है? क्या ये 12 के 12,000 31 मार्च 2026 वाले ईयर से रिलेटेड है? नहीं, ये इससे रिलेटेड नहीं है। ये हमारे पास कौन से खर्चे हैं? ये हमारे पास पूरे 31 दिसंबर 2026 तक के खर्चे, जबकि हमें मार्च 2026 तक के चाहिए। अब मार्च 2026 तक में एक क्वार्टर आएगा, तो यानी कि मार्च 2026 तक का खर्चा कितना हो गया इसका? 3,000 रुपए। और उसके बाद 9,000 क्या हो गया? 9,000 एडवांस हो गया। अब आप लोगों ने एंट्री कैसे करनी है? एंट्री ऐसे करनी है कि प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट कितना? 9,000 टू इंश्योरेंस अकाउंट कितना? 9,000। क्लियर? यहां पे हमारा इंश्योरेंस कितना आया था? 12,000 का। जब मैंने इसको क्रेडिट कर दिया 9,000 को, तो नेट इम्पैक्ट कितने का पड़ गया आपके पास? 3,000 का। क्लियर हो गई मेरी बात आप लोगों को? तो यानी कि आपके पास जो नेट इम्पैक्ट 3,000 का पड़ा, वो 3,000 आपके पास कौन से फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है? फाइनेंशियल ईयर 25-26 से रिलेटेड है। बाकी आपके पास चला जाएगा 26-27 में। अब ये आपके ने जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो कैसे शो करनी है? जो ये आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस है, इसको दिखाओगे आप अपनी बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, प्रीपेड इंश्योरेंस। क्लियर? नाउ ये जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस आपके पास नेट इम्पैक्ट इन दोनों का कितना आया? नेट इम्पैक्ट आया मैम 3,000 का। तो ये 3,000 आप लोगों को कहाँ शो करने हैं? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू इंश्योरेंस एक्सपेंस। कितने एक्सपेंस आएंगे जी? 3,000 के, क्योंकि इस साल का खर्चा है 3,000, अगले साल का खर्चा कितना है आपका? 9,000 रुपए। क्लियर? अगले साल में अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने एंट्री कर देनी है। अब यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस को आपने ऐसे करना है, इंश्योरेंस कौन से ईयर की बात कर रही हूं मैं? 26-27 की। 26-27 की इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 9,000। 9,000। अब ये पैसा हमने यहां से कहां ट्रांसफर कर दिया? कौन से इंश्योरेंस में? 26-27 के इंश्योरेंस में। ऐसे आप लोगों को एंट्री कर देनी है। और उस बैलेंस शीट से आपके पास फिर ये वाला जो नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट से मैं बात करूं, यहाँ पे तो ये रहेगा 25-26 में। 26-27 की बैलेंस शीट में से यहाँ पे जो प्रीपेड इंश्योरेंस था, ये वाला अमाउंट यहाँ से हट जाएगा। ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई आपको? प्रीपेड एक्सपेंसेस बहुत ध्यान से आप लोगों को शो करने हैं। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है, आपका कैश कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश का आप लोगों ने खास तौर पे ध्यान रखना है। कैश का बहुत ज़्यादा लेन देन होता है बिजनेस के अंदर, लेकिन कभी भी कैश जो है वो नेगेटिव बैलेंस शो ना करें। आपने डे वाइज बैलेंस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का चेक करना है कि डे वाइज जो आपका कैश बैलेंस आ रहा है, चाहे आप टैली के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो, बिजी के अंदर करते हो, तो जिस भी सॉफ्टवेयर में आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो, आपको कैश लेजर का अपना बैलेंस देख लेना है। डेली बेसिस पे आपको लोगों को बैलेंस चेक करना है। अगर आपका बैलेंस किसी भी डे पे नेगेटिव है, तो वो आपको करेक्ट करना ज़रूरी है। बैलेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर आप पेमेंट कर रहे हो पार्टनर्स को अब आप कोई भी अगर पेमेंट करते हो, जैसे कि इंटरेस्ट पे करते हो, रेम्यूनरेशन पे करते हो, तो आपको सेक्शन 194T के तहत उनके ऊपर अब TDS डिडक्ट करना ज़रूरी है। आप लोग ध्यान से उस TDS को डिडक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों को ये 18 और 19 पॉइंट हम बाद में देखेंगे। पहले 20th पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि कैश से रिलेटेड है। कैश में अगर आप किसी को भी पेमेंट दिखाते हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी सैलरी का खर्चा कैश में पे किया, रेंट का खर्चा कैश में पे किया,
या कॉन्ट्रैक्टर्स को कुछ भी कैश पे किया, तो ध्यान रखिएगा किसी भी पर्सन को एक दिन में 10,000 से ज़्यादा मैं कैश पे नहीं कर सकती, क्योंकि सेक्शन 40A3 अलाउड नहीं करता। तो आप जितने भी खर्चे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश में दिखाओगे, आप लोगों को ध्यान रखना है 10,000 पर पर्सन पर डे से ज़्यादा आप लोगों ने कैश के अंदर कोई भी एक्सपेंडिचर शो नहीं करना है। अगर आप लोगों ने लोन रिसीव किया या लोन की रीपेमेंट कर दी कैश में, अगर आप लोगों ने लोन रिसीव किया या कैश में लोन की रीपेमेंट कर दी, तो आप लोगों को 19,999 रुपए की ही लिमिट अलाउड है। आप 19,999 से ज़्यादा ना ही तो कैश लोन रिसीव कर सकते हो, ना ही आप कैश लोन इसके अंदर पे कर सकते हो। तो कोई भी अमाउंट आपने इस तरीके से ना ही रिसीव करनी है, ना ही आप लोगों ने पे करनी है। ऑडिट फीस की अगर मैं बात करूं, अच्छा इसके अंदर अगर आप लोगों ने गलती से भी कैश लोन रिसीव कर लिया या पे कर लिया, तो ध्यान रखिएगा 100% पेनल्टी के प्रोविजन आप लोगों के पास है। सेक्शन 185 ऑफ न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 एंड सेक्शन 188 ये दोनों डिसअलाउड करते हैं कि आप कैश के अंदर प्रॉपर्टी जो लोन है उसकी कैश के अंदर रीपेमेंट और नहीं कर सकते और ना ही कैश लोन ले सकते हो। आपके पास सेक्शन 195 के तहत यहाँ पे 100% पेनल्टी लग जाएगी अगर आपने कैश में लोन लिया या दिया। ऑडिट फीस आप लोगों ने जरूर एंटर कर देनी है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ऑडिट फीस जो है वो आउटस्टैंडिंग के तौर पे आपने एंट्री करनी है, यानी अपने प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे आप अपनी ऑडिट फीस दिखा देंगे, टू ऑडिट फीस, और वही सेम एंट्री आपने अपनी बैलेंस शीट में कर देनी है करंट लाइबिलिटीज में कि ऑडिट फीस पेएबल। क्लियर। और अगर ये अमाउंट आपकी 50,000 से ज़्यादा है तो आप लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194J। तो बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने आप लोगों को कोशिश की क्लैरिफाई करने की कि आप लोगों को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे फाइनलाइज करने हैं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जाने से पहले ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं और ज़्यादा आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ऐसे कौन से नए टॉपिक हैं जिसके ऊपर हम वीडियोज़ लेकर के आएँ, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद, थैंक यू।